India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कोर्ट्स राउंडअप में। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। अगले आधे घंटे तक हम इस बुलेटिन में आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। हाई कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया अकाउंट या पोस्ट को ब्लॉक करने के खिलाफ जारी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से टिप्पणी की कि नोटिस उन उपयोगकर्ताओं को जारी किया जाना चाहिए जो पहचाने जा सकते हैं। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की पीठ ने याचिकाकर्ता की वकील, सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह और एओआर पारसनाथ सिंह की सहायता से सुनवाई के बाद सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर द्वारा कुछ आईटी नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। सुनवाई के दौरान जयसिंह ने तर्क दिया कि 2009 के ब्लॉकिंग नियमों के तहत नोटिस केवल मध्यस्थ को जारी किया जाता है, लेकिन विषय सूचना के प्रवर्तक के रूप में परिभाषित व्यक्ति को नहीं। तो यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। उन्होंने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता की चुनौती आईटी अधिनियम की धारा 69A के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए कुछ पोस्ट या सूचनाओं को हटाने का आदेश देने की राज्य की शक्ति के लिए नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति को नोटिस जारी न करने के लिए है जिसने स्पष्ट रूप से विषय सूचना को सार्वजनिक डोमेन में डाल दिया है। 2009 के नियमों के नियम 8 के संदर्भ में जयसिंह ने शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई के बारे में सख्त गोपनीयता बनाए रखने के संबंध में एक मुद्दा उठाया। उनकी सुनवाई करते हुए शुरुआत में जस्टिस गवई ने सवाल किया कि एक संगठन सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर के इशारे पर याचिका क्यों दायर की गई। इसके बजाय कोई भी पीड़ित व्यक्ति जो पहचान योग्य है और नियमों के तहत बिना नोटिस जारी किए गए ब्लॉक किए जाने का सामना कर रहा है, अपनी शिकायत के साथ संपर्क कर सकता है, जिसके बाद विशिष्ट तथ्यों के आधार पर मुद्दे का फैसला किया जा सकता है। विवादित शो इंडियाज गॉट लेटेंट में आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में चल रही सुनवाई पर और उसके चलते एफआईआर का सामना कर रहे रणवीर इलाहाबादिया और यूट्यूबर आशीष चंचलानी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया के शो द रणवीर शो और उसके दूसरे शो में भाग लेने पर लगी रोक हटाते हुए अपने पुराने आदेश को संशोधित कर दिया। सूर्यकांत ने कहा कि उसे शर्तों के साथ रियायत दी गई है। हम उनसे भद्रता और नैतिकता का पालन करने की उम्मीद करते हैं, वरना हम जानते हैं कि ऐसे मामलों में कैसे निपटना है। कोर्ट ने कहा कि रणवीर ने ऐसा हलफनामा वह दें कि वह ख्याल रखेगा कि उसके शो में कोई आपत्तिजनक बात नहीं होगी। शो ऐसा होगा जिसे सभी उम्र के लोग देख सकें। सुनवाई के दौरान रणवीर इलाहाबादिया के मामले में रणवीर के वकील डॉक्टर अभिनव चंद्रचूड़ ने रणवीर इलाहाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट की एक शर्त में बदलाव की मांग की, जिसमें कोर्ट ने किसी भी प्रोग्राम में भाग लेने पर रोक लगाई थी। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि उस प्रोग्राम में इस्तेमाल की गई भाषा अश्लीलता की सीमा के पार थी। उन्होंने कहा कि मैंने वो प्रोग्राम जिज्ञासावश देखा, उसके बाद मुझे पता चला कि यह परिवार या फिर स्त्री पुरुष एक साथ बैठकर सहजता से नहीं देख सकते। एसजी ने कहा कि यह अश्लील ही नहीं, यह विकृत है, यह मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। उन्होंने कहा कि प्रोग्राम में भाग लेने की शर्त कुछ दिनों तक लागू रहनी चाहिए। इस पर वकील चंद्रचूड़ ने कहा कि यह उसकी आजीविका का साधन है। जस्टिस कांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि बोलने का मौलिक अधिकार होने का मतलब यह नहीं है कि कोई कुछ भी बोल सकता है। शो को बच्चे, बेटा बेटी, माँ बाप सब देखते हैं। कोर्ट ने कहा कि अलग अलग समाज का नैतिक मानक अलग अलग हो सकता है। हमने खुद को अधिकारों की गारंटी दी है, लेकिन वो शर्तों के अधीन है। कोर्ट ने कहा कि ह्यूमर एक ऐसी चीज़ है जिसका आनंद पूरा परिवार ले सकता है। अश्लील भाषा का इस्तेमाल करना प्रतिभा नहीं है।
वहीं एसजी ने भी कहा कि बहुत सारे कॉमेडियन हैं जो सरकार की आलोचना करते हैं, लेकिन वो अपनी मर्यादा नहीं तोड़ते, जो कि वाकई में अच्छा है। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कीमती है और इसकी रक्षा करनी होगी, लेकिन अश्लीलता को अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचने दिया जा सकता। छत्तीसगढ़ कोयला घोटाले मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू और सौम्या चौरसिया समेत व्यवसायी सूर्यकांत तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। एंटी करप्शन ब्रांच की ओर से दर्ज मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत के बाद जेल से बाहर आ सकेंगे। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि इस मामले की जांच में काफ़ी समय लगेगा। ऐसे में लंबी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए इनको अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाना ही उचित रहेगा। कोर्ट ने इनको अंतरिम जमानत देते हुए कहा, यदि किसी गवाह को प्रभावित करने, सबूतों से छेड़छाड़ करने या जांच में बाधा डालने में इनको संलिप्त पाया जाता है तो राज्य सरकार अंतरिम जमानत रद्द करने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है और उस स्थिति में इनकी अंतरिम जमानत रद्द कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि किसी भी व्यक्ति को उसके दिव्यांगता के आधार पर विधिक सेवा में शामिल होने से नहीं रोका जा सकता, क्योंकि इस तरह से दृष्टिबाधित उम्मीदवार अपने जो उसके उत्तरदायित्व हैं, अपने जो उसके अधिकार है, उससे वंचित रह सकता है। दिव्यांगता के कारण न्यायिक सेवा में भर्ती के लिए उसे विचार से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों को न्यायिक सेवा में भर्ती के लिए किसी भी तरह के भेदभाव का सामना नहीं करना चाहिए। राज्य को उन्हें समावेशी ढांचा प्रदान करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। कोर्ट ने कहा, कोई भी अप्रत्यक्ष भेदभाव जिसके परिणाम स्वरूप दिव्यांग व्यक्तियों को बाहर रखा जाता है, चाहे कट ऑफ के माध्यम से या प्रक्रियात्मक बाधाओं के माध्यम से, मौलिक समानता को बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा, किसी भी उम्मीदवार को केवल उसकी दिव्यांगता के कारण विचार से वंचित नहीं किया जा सकता। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार उनकी पात्रता का आकलन करते समय उन्हें आवास प्रदान किया जाना चाहिए। ऐसा मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा नियमों के एक नियम को इस सीमा तक रद्द कर दिया कि यह दृष्टिबाधित और कम दृष्टि वाले उम्मीदवारों को न्यायिक सेवा से वंचित करता है। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि दृष्टिबाधित और कम दृष्टि वाले उम्मीदवार न्यायिक सेवा पदों के लिए चयन में भाग लेने के हकदार हैं। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने मध्य प्रदेश सेवा परीक्षा नियम 1994 के नियम 6 भाग ए के संबंध में स्वतः संज्ञान मामले में फैसला सुनाया। मामले में 3 दिसंबर 2024 को आदेश सुरक्षित रखा गया था, जिसे संयोग से अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग व्यक्तियों के दिवस के रूप में मनाया जाता है। जस्टिस महादेवन द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया, अधिकार आधारित दृष्टिकोण के लिए यह आवश्यक है कि दिव्यांग व्यक्तियों को न्यायिक सेवा के अवसरों की तलाश में किसी भी भेदभाव का सामना न करना पड़े। उच्च शिक्षण संस्थानों में इसे और ज़्यादा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उठाए गए मुद्दों को संबोधित करने के लिए मसौदा नियम तैयार किए हैं। अपनी ओर से न्यायालय ने व्यक्त किया कि वह दुर्भाग्यपूर्ण मुद्दों से वास्तव में निपटने के लिए बहुत मजबूत और सुदृढ़ तंत्र बनाने की कोशिश कर रहा है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ ने केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा मसौदा नियमों के बारे में सूचित किए जाने पर मामले को मई 2025 तक के लिए स्थगित कर दिया। सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि मसौदा विनियमन यूजीसी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया, जिसमें सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए गए। इस प्रकार न्यायालय ने अपने आदेश में दर्ज किया, याचिकाकर्ता, हस्तक्षेपकर्ता या कोई अन्य व्यक्ति यूजीसी को अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकता है, जिन पर विधिवत विचार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जहां तक पहले यूजीसी को समान अवसर प्रकोष्ठों की स्थापना के संबंध में विश्वविद्यालयों से डेटा एकत्र करने और यूजीसी विनियमन 2012 के तहत प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या के साथ साथ कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा,
याचिकाकर्ताओं के लिए सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 40% विश्वविद्यालयों और 80% कॉलेजों ने जवाब नहीं दिया। यूजीसी द्वारा दायर हलफनामे के आधार पर उन्होंने जोर देकर कहा कि कई आईआईटी और यहां तक कि कुछ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने यूजीसी को जवाब नहीं दिया। उच्च शिक्षा संस्थानों ने आत्महत्या के मुद्दे पर बोलते हुए जस्टिस कांत ने यह भी उल्लेख किया कि जो हो रहा है वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हम में से हर कोई ऐसा महसूस करता है, इसलिए हम केवल एक बहुत मजबूत और सुदृढ़ तंत्र बनाने की तलाश कर रहे हैं जिसके माध्यम से हम वास्तव में इस मुद्दे से निपट सकें। हालांकि जयसिंह ने सक्षम प्राधिकारी को लिखित सुझाव प्रस्तुत करने के अलावा शारीरिक सुनवाई का अवसर देने का अनुरोध किया, लेकिन न्यायालय ने उस संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया। नीतीश कारा की हत्याकांड में 20 साल से अधिक की सजा काट चुके दोषी सुखदेव पहलवान की रिहाई की मांग के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अभय अशोक की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली सरकार को पहलवान की रिहाई के मामले पर फैसला लेने के लिए 17 मार्च तक का समय दिया। दिल्ली सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि 10 मार्च को उसकी सजा पूरी हो रही है। हालांकि उसकी रिहाई पर सरकार का विचार चल रहा है। वहीं पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली के प्रमुख सचिव से इस मामले पर जवाब मांगा था। दरअसल नीतीश कटारा हत्याकांड में विकास यादव के साथ सुखदेव पहलवान को भी सजा हुई थी। जहां विकास यादव को 25 साल की सजा हुई थी, वहीं सुखदेव पहलवान को 20 साल की सजा सुनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दे दिया। सुखदेव पहलवान ने रिमिशन की मांग की। सुखदेव पहलवान की ओर से पेश वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल 20 साल से अधिक सजा काट चुके हैं, उन्हें जेल से अभी तक नहीं छोड़ा गया है। 3 अक्टूबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने विकास यादव और विशाल यादव की सज़ा घटाकर 24 साल कर दी थी, जबकि सुखदेव पहलवान की सज़ा घटाकर 20 साल कर दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने विकास यादव और विशाल यादव को 25 साल और 5 साल की 2 सज़ा यानी 30 साल कैद की सज़ा दी थी, जबकि सुखदेव पहलवान को 20 साल और 5 साल यानी कि 25 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। विशाल यादव यूपी के बाहुबली नेता डीपी यादव का भतीजा है। दोनों की नीतीश कटारा की हत्या के दोषी हैं। 17 फरवरी 2002 को नीतीश कटारा की हत्या कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कटारा हत्याकांड में विकास यादव और विशाल यादव को मौत की सज़ा देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह मामला केवल हत्या का है, न कि जघन्यतम अपराध का। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि इस मामले में आजीवन जेल में रखने की भी सज़ा नहीं दी जा सकती। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी के खिलाफ गुजरात के जामनगर में दर्ज मुकदमे को रद्द करने की मांग के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अभय अशोक ने मामले पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए इस मामले में पुलिस ने संवेदनशीलता की कमी दिखाई, क्योंकि जिस संदर्भ में यह बात कही गई है वास्तव में अहिंसा को बढ़ावा देता है। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है और इसका किसी राष्ट्र विरोधी गतिविधि से भी कोई लेना देना नहीं है। जस्टिस अशोक ने कहा कि समस्या यह है कि अब किसी के पास रचनात्मकता के लिए कोई सम्मान नहीं है। अगर सीधे तौर पर इसे देखें तो इसका मतलब ऐसा है कि अगर आप अन्याय भी सहते हैं तो आप इसे प्यार से सहते हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी करते हुए इमरान प्रताप गढ़ी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। दरअसल कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक कविता ए खून के प्यासे बात सुनो पोस्ट करने पर दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए गुजरात हाईकोर्ट के 17 जनवरी के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी थी। आप नेता सत्येंद्र जैन द्वारा बीजेपी नेता करनैल सिंह के खिलाफ मानहानि के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में करनैल सिंह के वकील ने सत्येंद्र जैन की मानहानि अर्जी की मेंटेबिलिटी पर सवाल उठाते हुए कहा, सत्येंद्र जैन ने जब उसके खिलाफ मानहानि मामला दर्ज कराया था जब करनैल सिंह विधायक या सांसद नहीं थे, इसलिए यह कोर्ट मानहानि मामले में सुनवाई नहीं कर सकता। वहीं सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि जिस समय मानहानि याचिका दाखिल की गई थी उस समय सत्येंद्र जैन विधायक थे। फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट मानहानि के इस मामले में पहले मेंटेनेबिलिटी पर विचार करने के लिए अब अगली सुनवाई 25 मार्च को करेगा। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अगस्त 2017 में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कथित तौर पर आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में दर्ज की गई एफआईआर से उपजा है। अगले साल दिसंबर में केंद्रीय जांच एजेंसी ने उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया, जिसमें कहा गया कि कथित आय से अधिक संपत्ति 1 करोड़ 47 लाख रुपए की थी।
या 2015-16 के दौरान जैन की आय के ज्ञात स्रोतों से करीब 217% ज़्यादा था। ईडी ने जैन पर हवाला कारोबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मामला दर्ज किया था और मई 2022 में उन्हें गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के समय जैन के पास स्वास्थ्य, बिजली और कुछ अन्य मंत्रालय थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पिछले साल अक्टूबर में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई में देरी का हवाला देते हुए 18 महीने की सज़ा के बाद जैन को जमानत दे दी थी। वह फिलहाल जमानत पर बाहर है और ईडी ने उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। अब आइए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि आईटी नियमों के अनुसार गैर जिम्मेदाराना पोस्ट के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और खाताधारक की जिम्मेदारी क्या होती है। क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बिना यूजर को इन्फॉर्म किए पोस्ट हटा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट अब ये डिसाइड कर रही है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसी पोस्ट को बिना यूजर को नोटिफाई किए रिमूव कर सकता है या नहीं। जस्टिस BR गवाई, ऑगस्टिन जॉर्ज की बेंच ने ये ऑब्जर्व की कि अगर कोई आइडेंटिफाइबल पर्सन एक पोस्ट के पीछे है, देन दे शुड बी हर्ड बिफोर द रिमूवल ऑफ द सेम। ये केस सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर ने फाइल किया है, जो चैलेंज करता है इंटरमीडियरीज जैसे एक्स, जो कि फॉर्मली ट्विटर के प्रैक्टिस को, जिसमें वो गवर्नमेंट के कहने पर बिना यूजर को बताए कंटेंट हटा देते हैं। सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने आर्ग्यू किया कि ये प्रैक्टिस नेचुरल जस्टिस और आर्टिकल 19(1)(a फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट है। इस इशू का कनेक्शन आईटी रूल से है, जिसमें यह लिखा है कि नोटिस या तो इंटरमीडियरी को दिया जा सकता है या यूजर को। क्योंकि रूल में और का यूज किया गया है, इस वजह से प्लेटफॉर्म्स को नोटिफाई किया जा सकता है बिना यूजर को इन्फॉर्म किए। कोर्ट ने अग्री किया कि अगर यूजर आइडेंटिफाइबल है तो उसे नोटिस मिलना चाहिए। इट हैज नाउ सॉट द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स ऑन द मैटर। ये केस ऑनलाइन फ्री स्पीच, ड्यू प्रोसेस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की अकाउंटेबिलिटी जैसे इंपॉर्टेंट इश्यूज उठाते हैं इंडियन लॉज के अंडर। और कोर्ट्स राउंड अप में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.